स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने पहले यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही है उनमें से आज हम जो भाग 3 मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास हो गई है। आज इस क्लास के अंदर हम मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे आज इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो कैसा लगा। तो हमारे इस शानदार से वीडियो में आप जुड़ जाना और पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कुछ एक मोटिवेशन लाइन बता देता हूँ, यानी कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मेहनत इतनी करो खामोशी से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या हमारे शोर मचाए। सफलता हमेशा एक दिन में नहीं मिलती है। जो सफलता है वह एक दिन में कभी नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। उस एक दिन के लिए हमें कितने दिन पीछे भागना पड़ता है तो वो आप आज देख रहे हो। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपके जो एग्ज़ाम के जो क्या चल रहे एयरफोर्स के फार्म भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो भर देना कम्प्लीटली। और जो क्लासेस अपलोड मैंने पहले से, मुझे तो मालूम था कि जनवरी में स्टार्ट होंगे, इसलिए मैं क्लासें पहले से ज़्यादातर अपलोड कर रखी है। जो भी अगर क्लासें लेगा तो वो अगर कम्प्लीटली क्लास ले ले और फिर बाद में हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसे कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ला रहे हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की, यानी इकोनॉमी की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जियोग्राफी के भी क्वेश्चन करा दिए हैं ज़्यादातर हद तक। और अब बाकी की क्लासें भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम पॉलिटी की देंगे। हम पॉलिटी की क्वेश्चन एक साथ में एक ही क्लास के अंदर सुपड़ा साफ कर देंगे, भले ही वो क्लास हमारी 3 या 4 घंटे की हो या फिर 5 घंटे भी की हो, लेकिन एक ही क्लास के अंदर हम सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं उस क्लास के अंदर आपको कम्प्लीटली पॉलिटी का निचोड़ दे दूंगा। वहाँ पे पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं वो मैं वहाँ बता दूंगा। तो हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे इस क्लास को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप क्लास से देख रहे हो तो आपको अब लाइव क्लास लेनी, हमें लाइव क्लास लेने की आवश्यकता है या नहीं, हम अब क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो अपना रिव्यू भी दोगे तो हमें भी मालूम चले कि हम अगले कुछ, जैसे कि हिस्ट्री की हो गई हमारी क्लास, लेकिन हम साइंस की भी ले कर आ सकते हैं। और अब मैं कुछ दिनों बाद आपको वाइट बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये वहाँ पे जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैथ और जो फिजिक्स है, हम मैथ और फिजिक्स है एक्स ग्रुप वालों के लिए, जो नेवी में जो जीडी की तैयारी करते हैं उनकी, और आईसीजी के अंदर, नेवी और आईसीजी के अंदर जो जिसके अंदर जो टेक्निकल मैथ और कौन सी, तो ये है इम्पोर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। कहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे जो नोट्स है मैं बताऊँगा। तो हम आज क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास से शुरू करने से पहले हम परसों का देख लेते हैं। ये परसों का है, जैसे हमने परसों से भाग शुरू किया था, हमें आज तीसरा दिन हो गया। कल हमने कहाँ तक ख़त्म किया, तो कल हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कहाँ कितने अनुच्छेद है, तो इसमें 25 से 28 तक अनुच्छेद है। किसमें, तो भाग हमारा जो 3 चल रहा है, भाग 3 के अंदर हम देख रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। जो मूल अधिकार है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यह इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमने कहाँ तक चर्चा कर ली है, तो हमने यहाँ तक इसमें भाग, यानी कि 3 का जो हमारा चौथा पॉइंट, हमारा चौथा जो मूल अधिकार है उसके वहाँ तक हमने 3 तक कर ली है। अब चौथे की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि चौथा हमारा क्या है, 4th नंबर का, तो आर्टिकल 4th है, 25 से 28 तक इसके अंदर क्या अनुच्छेद है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है। तो हम पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 25। आज की हमारी क्लास का जो पहला अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 25। आज हम क्लास में छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, लेकिन क्लास में आज पूरे इस
भाग को आज पूरा कर देंगे, भाग 3 को। मैं सोच रहा था कि एक एक भाग को कराऊं, लेकिन कोई बात नहीं, क्या लिखने में क्या प्रॉब्लम भी होती है, और जो क्लास है ना वो बड़ी हो जाती है, लिखने में टाइम समय लगता है। तो हमारे भाग अनुच्छेद भाग 3 के हमारा जो चौथा मूल अधिकार है उसमें दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि अनुच्छेद 25 के अंदर क्या दे रखा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या दे रखा है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या मतलब है कि आप अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। यह आपके पास, आपका यह एक प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है। इसका मतलब क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को माना जा सकता है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को माना जा सकता है, माना जा सकता है। तो हम देख रहे हैं अनुच्छेद 25 में दे रखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, इसमें हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि जो सिख धर्म के जो लोग हैं, जो वो चाकू रखते हैं अपने साथ, वह किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं, जो वो सिख लोग हैं वो रखते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। क्या रखते हैं, तो अपने साथ चाकू रखते हैं। और जो हिंदू है वह जो चोटी रखते हैं, जो हिंदू धर्म के अंदर जो चोटी रखते हैं, तो वह किसके कारण रखते हैं, तो वह भी अनुच्छेद 25 के तहत रखते हैं। यानी कि उन्हें स्वतंत्रता है, रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो खुद की है। यानी कि हिंदू धर्म में है कि चोटी रखना जरूरी है, तो वो चोटी रखते हैं। मुस्लिम के अंदर जो ढाडी रखना होता है वह इसी अनुच्छेद के अंदर है। तो अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन मैं यहाँ पे डिनोट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको भी, चलो लिख भी लो कि सिख धर्म के लोग कृपाण इसी अनुच्छेद के तहत रखते हैं, फिर क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहो भाई कि हम क्लास देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर देखते हो तो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा रोज़ रोज़, मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं खुद भी लाइब्रेरी जाके पढ़ के फिर शाम को आके आपको पढ़ा के यहाँ पे लाइब्रेरी वापस जाके क्लास अपलोड करता हूँ। सिख धर्म के लोग कृपाण अनुच्छेद इसी अनुच्छेद के तहत रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो क्या नहीं कर सकता, जो बेच एफर्ट नहीं कर सकता, वो यहाँ पे पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्टली। ज़्यादातर नोट्स की प्रॉब्लम होती है, तो नोट्स भी यहाँ पे मैं हैंड रिटन लिखा रहा हूँ, वो यहीं से भी लिख सकता है। हिंदू धर्म के अंदर जो टिक्की है, यानी कि टिक्की किसे कहते हैं, तो टिक्की कहते हैं चोटी को। यानी कि जो टिक्की है वह किसके अनुच्छेद, तो इसी अनुच्छेद के तहत रखते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग वह दाढ़ी किसके अनुसार रखते हैं, तो वह दाढ़ी इसी अनुच्छेद के अनुसार रखते हैं। अब देखते हैं क्या, अब हमारा जो अगला अनुच्छेद 26 कौन सा है, तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 26 के अंदर दे रखा है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप समूह बनाकर भी क्या कर सकते हो, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अपना सकते हो। सामूहिक यानी समूह के रूप में, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कि आप क्या कर सकते हो, समूह के अंदर
आप जैसे दुर्गा पूजा करते हो तो आप समूह के अंदर ही करते हो, और वो भी धर्म की है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद वो होता है 26 के तहत। जैसे नवरात्रा, नवरात्रा, ईद, गणेश पूजा, गणेश पूजा आदि, ऐसे आप क्या करते हो, जो इम्पोर्टेंट जो आपकी जो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है, तो अनुच्छेद 26 के तहत दे रखी है। और अनुच्छेद 27 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 27 के अंदर भी हम देखेंगे क्या, अनुच्छेद अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में दे रखा है, सरकार जो धार्मिक कार्य होते हैं या फिर जो कार्य के लिए जो धन रखा जाता है उस पर क्या नहीं लगाएगी? तो टैक्स नहीं लगाएगी। कौन नहीं लगाएगी? ये सरकार। तो ये किसके अंदर दे रखा है? तो ये अनुच्छेद 27 के तहत है, वरना सरकार भी क्या करती? इन्हीं पर टैक्स लगाना शुरू कर देती। जब भीमराव अम्बेडकर ने ये हमारे को क्या दे दिया? अनुच्छेद दे दिया 27वां। इसके तहत सरकार क्या नहीं लगा सकती? तो सरकार धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगाएगी। रखे गए जो धन, जो हमारा धन रखा जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। कौन नहीं लगाएगी? तो वह सरकार नहीं लगाएगी। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 27। जैसे कि आप लिख लो एग्जाम के अनुसार, जैसे हमने राम मंदिर बनाया तो उसके अंदर जो धार्मिक कार्य के लिए हमने जितने भी पैसा इकट्ठा किया उस पर सरकार का कोई भी टैक्स नहीं लगा। जैसे मस्जिद बनती है तब भी उस पर सरकार का कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे मंदिर बनता है फिर भी उस पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये धार्मिक कार्य के लिए रखे जाते हैं और देता है। और ये हमें अनुच्छेद 27 में दे रखा है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में देख लो, इसके अंदर दे रखा है कि सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान में, यानी कि जो सरकारी धन से, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो लोगों को, यानी कि टीचरों को क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो जो सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान, भले ही वो कुछ भी हो, जैसे कि शिक्षा के स्थान पर, यानी कि शिक्षा है, जैसे कि अनुच्छेद 28 के तहत है कि जो सरकारी धन से चल रहे जो संस्थान है उनके अंदर किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकता है। जो धार्मिक शिक्षा है वह नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि यह सरकारी धन से चल रही है और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पॉइंट है, क्योंकि तो वह अनुच्छेद 28 के तहत है। सरकारी धन पर सरकारी धन से चल रहे भले प्राइवेटों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाए तो इस पे कोई मना नहीं है, लेकिन सरकारी धन से चल रहे संस्थान में क्या नहीं दी जाएगी? तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा नहीं दिया जा सकता, जो धार्मिक शिक्षा है वह नहीं दी जा सकता। जैसे कि मान लो कि किसी मस्जिद के अंदर अगर उन्हें जो क्या वो पढ़ाना है, कुरान पढ़ते हैं, वह क्या है? तो वह इस प्रकार की उन्हें जो सरकार के अंदर स्कूलों के अंदर वो कुरानों के बारे में नहीं बता सकती, या इससे कुछ और है बहुत ही। जैसे कि हमारे हिंदू के अंदर क्या होता है?
हिंदू के अंदर भी कोई पुरानी मतलब कि अलग चीज की तरह होती है, वो भी हम अनुच्छेद 28 के तहत क्या सरकारी धन से जो हम क्या नहीं कर सकते, संस्थान में बता नहीं सकते कि हमारे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म जात ऐसे बहुत जो धर्म है, जैन धर्म, उसका हम जो प्रचार या उनकी जो शिक्षा है वह सरकारी धन से जो चल रहे हैं संस्थान में नहीं दे सकते, लेकिन प्राइवेट में कोई भी ऐसा दे सकता है। जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे आप मानते हो कि जो संस्कृत और उर्दू है ये भी क्या है, सांस्कृतिक है, लेकिन ये क्या है, ये पुरानी जो लैंग्वेज है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। क्या संस्कृत और जो उर्दू है ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक प्रकार की भाषा है। क्या है, तो इसको भी आप यहाँ नोट डाउन कर लो कि संस्कृत और उर्दू, संस्कृत संस्कृत उर्दू धार्मिक शिक्षा नहीं है, धार्मिक शिक्षा नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह क्या है, यह भाषा है। अब हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, तो हमने हमारे मूल अधिकारों के बारे में चार चीज़ों के बारे में, पांच हमारे चार मूल अधिकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो अब हम करेंगे पांचवें मूल अधिकार। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संबंधित अधिकार। इसके अंदर कितने अनुच्छेद है, तो हमने अनुच्छेद ऊपर 28 तक क्लियर कर ली, और इसमें कुल कितने हैं, तो इसमें 32 अनुच्छेद है। तो हमारे अनुच्छेद 29 से लेकर कितने आर्टिकल 29 से लेकर अनुच्छेद 29 और जो अनुच्छेद क्या है, जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 29 30 और 30 हमारा जो अनुच्छेद 29 और क्या अनुच्छेद 30, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 वह किसके अंदर है, तो अनुच्छेद 29 और 30 हमारे पांचवें जो मूल अधिकार, हमारा पांचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, इसके अंदर दे रखा है। तो हम इसकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 29 देखते हैं पहले। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 के अंदर क्या दे रखा है, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 29 के अंदर दे रखा है क्या, तो इसके अंदर दे रखा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। यानी कि क्या मतलब है इसका, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम हो, उनके हितों के बारे में लोगों को, यानी कि उनकी रक्षा करना, उनकी भाषा की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करना, वह किसका काम है, तो वह अनुच्छेद 29 के तहत रहता है। किसके कारण, तो अनुच्छेद 29। तो यहाँ पे लिखो अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, भाषा का संरक्षण, भाषा का संरक्षण, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति का, हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण, वे किस में दे रखा है, तो वह अनुच्छेद 29 में दे रखा है। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला अनुच्छेद। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 30 में दे रखा है, अगर अल्पसंख्यक बहु
संख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है। जो अल्पसंख्यक है वह बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा क्या लेने में संकोच कर रहा है। तो अल्पसंख्यक क्या अपना जो शिक्षण संस्थान है वह खुद खोल सकता है, सरकार उन्हें भी धन देगी। यानी कि अगर कोई मान लो जैसे कि एक तो मैं हूँ और एक बड़े यूट्यूबर सर है, अगर उनमें से मुझको लगता है कि अब मुझे, हमने जैसे कि हमारा चैनल ओपन किया फ्यूचर फौजी नाम से जो चैनल ओपन किया, ऐसे हमको लगता है कि हम भी संकोच करने का मतलब ऐसे हमें लगता है कि अब हम भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हम जो शिक्षण संस्थान है यानी कि जो हमारा जो चैनल है जैसे हमने ओपन किया वैसे हम कुछ बड़ी स्कूल भी खोल सकते हैं, कॉलेज भी खोल सकते हैं अगर हमें लगता है तो इसीलिए हमने क्या हमारा जो चैनल भी खोला, हमें लगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिना इतने 500-700 रुपये या 1000-1500 रुपये एफर्ट नहीं कर सकते इन बच्चों के लिए। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में क्या करता हो, अगर संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक क्या अल्पसंख्यक लिखते हैं अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है कौन, तो अल्पसंख्यक अपना संस्थान। सरकार उन्हें क्या देगी, तो सरकार उन्हें पैसे देगी, सरकार उन्हें भी धन देगी। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अनुच्छेद 31 है वो इसके अंदर नहीं बताया है, तो हम यहाँ पे अनुच्छेद 31 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने अनुच्छेद 300 खंड ए में डाल दिया गया है, जिसके कारण हम अनुच्छेद 31 की चर्चा इस यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में आपको जरूर बता देता हूँ। अनुच्छेद 31 क्या है, इसका मतलब अनुच्छेद संपत्ति का जो अधिकार है, यानी कि पिता की जो संपत्ति होती है वह है संपत्ति का अधिकार। वह किस में था, तो वह अनुच्छेद 31 में था, लेकिन उसे 300 खंड ए में डाल दिया गया। इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया। इसे जो संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, विधि अधिकार बनाया गया। कौन सा अधिकार, तो विधि अधिकार बनाया गया जो 300 खंड ए में डाल दिया गया। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद 32, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा। तो पहले हम देखते हैं हमारा जो मूल अधिकार 6वां है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक तो हमारे संविधान 6 में यानी कि अनुच्छेद 32 में जो हमारा 6वां मूल अधिकार है तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही है अनुच्छेद 32। क्या है, तो इसे ही अनुच्छेद 32 में डाल दिया, यानी अनुच्छेद 32 कहा गया है संवैधानिक अधिकारों यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। तो अनुच्छेद 32 ही
अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? तो यही है संवैधानिक उपचारों का क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो कि इसको अंबेडकर जी ने क्या कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा? तो इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 5 प्रकार की जो क्या जारी करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की यह रिट जारी करता है। यह इसमें यह भी दे रखा है अनुच्छेद 32 के अंदर क्या? कि यदि आपके जो मौलिक अधिकार है उनका क्या उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? तो न्यायालय में आप जा सकते हो। यह भी अनुच्छेद 32 के अंदर दे रखा है। तो हम पहले देखते हैं कि वो 5 प्रकार के बंदी प्रोटेक्शन यानी कि जो 5 प्रकार की जो रीट है वो कौन कौन सी है? तो 5 प्रकार की रीट। तो इसको मैं पहले ट्रिक से बता देता हूँ आपके इसके कौन कौन सी है। तो ट्रिक लिखो यहाँ पे, ट्रिक। आपको एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछेगा लेकिन यहाँ तक जरूर पूछ लेगा। बंदी, इसकी जो ट्रिक है वह है बंदी, परमेश्वर और उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर और उसका अधिकार और उसका अधिकार। तो अब हम एक एक के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो वह कौन कौन से है हम इसको ट्रिक के अनुसार आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रिक लिखो कि पहले लिखो यहाँ पे बंदी। क्या? बंदी। तो बंदी से क्या होगा? तो बंदी से हमारा होगा, चलो सभी लाइन लिखते तो एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे बंदी के बाद में पति, बंदी के बाद में पति, फिर परमेश्वर यानी परम, यहाँ पे लिखो परम, ठीक है यहाँ पे आपके लिए परम। फिर बाद के अंदर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर का अधिकार। तो अब मैं इसकी ट्रिक में से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है? तो वो कौन कौन से हैं? 5 रीट। ये वह 5 रीट है। जब जैसे बंदी से है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्ष यहाँ तय है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। और पति का मतलब है प्रतिषेध। और अगला है परम का मतलब परमादेश। और अगला है उसका से लेंगे हम उत्प्रेषण लेंगे इसके अंदर उत्प्रेषण। और अगला हमारा अधिकार से लेंगे हम अधिकार प्रेक्षण। मैं इसके बारे में आपको भी एक एक पॉइंट लिखा देता हूँ। पहले उसके बारे में आप यहाँ पे वो बात में यानी कि इनके पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ वो कौन कौन से पॉइंट है बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का क्या उल्लंघन होता है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में
न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। तो यह इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। तो अब मैं आपको इन 5 जो रीट जारी कर रखी है उन 5 रीट जारी के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा पहला पॉइंट है। जैसे क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत है, हमारी जो व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता है, क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका क्या है? सबसे बड़ा यह रीट है, सबसे बड़ा रीट है। इसका जो कारण है, इसका इससे लॉन्च करने का जो कारण है वह क्या है? 24 घंटे के अंदर पुलिस को कहाँ पे? न्यायालय के अंदर जारी होना अनिवार्य है। यानी 24 घंटे के अंदर पुलिस को कहाँ? मुजरिम को न्यायालय के अंदर पहुंचाना जरूरी है। रीट न्यायालय से लिया गया जो यह रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पूरे जो रीट है 5 के 5 ये कहाँ से लिए गए? तो ये 5 के 5 रीट है वह न्यायालय से लिया गया है। 5 नहीं है, सॉरी, ये 6 रीट है, सॉरी ये 5 ही है। अगला हमारा जो परमादेश है, परमादेश तो अगला हमारा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है ऊपरी न्यायालय इसे जारी करता है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर फैसला सुना चुकी जाती है। जो ऊपरी न्यायालय इसे क्या करता है? जारी करता है, किसे? प्रतिषेध को। और जब निचली न्यायालय कब करता है? जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला चुका जाती है, जो अपना फैसला सुना जाती है, वही कुछ इस प्रकार है। अगला हम देखेंगे परमादेश। परमादेश का मतलब है, इसका अर्थ है हम आपको आदेश देते हैं। क्या आदेश है? तो कोई सरकारी एम्प्लॉय मान लो आपकी नज़र के अंदर सही से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? परमादेश जारी कर सकते हो, यानी कि न्यायालय के अंदर उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। किसके अनुसार? तो भाग अनुच्छेद 32 के अनुसार। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने इससे संविधान की आत्मा कहा है। किसे? परमादेश। यानी कि हमारे अनुच्छेद 32 को इसके परमादेश के थ्रू हमारे जो रीट है उसमें देखा है कि हम आपको आदेश देते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप क्या? परमादेश जारी कर सकते हो। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण का मतलब है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से फैसला सुनाने वाला होता है तब उच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट इससे इस वेट को जारी करता है। इस जो रीट है, इस रीट को क्या करता है? जारी करता है। कौन करता है? तो उच्च न्यायालय इस प्रेषण को जारी करता है। अब हम देख लें अधिकार प्रेषण। अधिकार प्रेषण का अर्थ है आपका अधिकार क्या है। सरकारी व्यक्ति के खिलाफ यह रीट जारी होता है। किसके खिलाफ? जो अधिकार प्रेषण है तो वह सरकारी व्यक्ति के खिलाफ यह रीट जारी होता है। तो मैंने आपको कंप्लीटली आज के जो हमारे किसमें जो हमने अनुच्छेद 2 के बारे, अनुच्छेद 3 के अंदर आपको मैंने कंप्लीटली आपके जो मौलिक अधिकारों के बारे में इस 3 वीडियो के अंदर कंप्लीटली शॉर्ट यानी कि बड़े फॉर्म में या फिर आपको एग्जाम के आपके ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे वो मैंने लिखा दिए। इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो हमें लास्ट के अंदर बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज के हम इतनी रखेंगे क्लास, क्योंकि बाकी की 2 क्लासों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है। वहाँ पे 1-1 घंटे की हो गई क्लास, आप आज हमारी हाफ आधे घंटे की हुई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।